Hello my dear students. So in the last video you have started with the chapter number 4, that is minerals and power resources, right? Now this chapter was actually divided into two parts, minerals and power resources. In the last video you have already completed your first part of the chapter, that is minerals. Now we are starting with the next part of this chapter, that is the power resources. Now see, power resources are actually playing a very important role in our daily life, right? पावर रिसोर्सेज ना सिर्फ हमारी लाइफ में बल्कि इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड, कम्युनिकेशन फील्ड हो गई, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गई, हर जगह पे वी नीड दीज पावर रिसोर्सेज. अब ये पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देखो, मशीन को चलाने के लिए पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, फिर उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत है. तो ये सारे के सारे पावर रिसोर्सेज ही हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे पावर रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल एंड वी आर यूजिंग दीज इन आवर डेली लाइफ. एंड अदर दैन दीज रिसोर्सेज there are many other resources also like wind energy, solar energy, tidal energy, nuclear energy, ये सारे भी power resources हैं. ओके, अब क्या है ना कि वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ डेवलप होता जा रहा है, राइट? अब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीडीली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पावर रिसोर्सेज जो हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज हर सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तभी हर नेशन का, पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट होगा. तो उन सारे सेक्टर्स में मेन नेसेसिटी क्या है? पावर रिसोर्सेज, राइट? मीन्स पावर रिसोर्सेज की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. अब बात आती है कि इनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम हर दिन सुनते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, जुडिशियसली यूज़ करो, ख़त्म हो जाएंगे, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. वी ऑलवेज यूज़ टू लिसन दिस कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है जुडिशियसली यूज़ करो क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ तो न्यू सोचना है एंड उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे रिसर्चर्स, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर्स हैं, उन लोगों ने और भी बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज जो है पावर जनरेटिंग रिसोर्सेज, उनका जो है बोल सकते हैं इनोवेशन किया है, लाइक विंड एनर्जी, फिर सोलर एनर्जी. आपने सुना होगा कि सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियाँ भी बनी गई थी, राइट? फिर टाइडल एनर्जी, देन न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत सारे अलग अलग हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो न्यूली जो है इनोवेट किए गए हैं, राइट? सो दीज आर जस्ट बिकॉज द नीड एंड द डिमांड ऑफ पावर रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. Now to understand the power resources properly, these are divided into two categories, that is conventional resource and non-conventional resource. See, conventional resources वो हैं जो कि हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं एंड अब वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं. लाइक एज इफ़ आई से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमने पढ़ा है, राइट? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो ईजीली रीप्लेनिश नहीं हो सकते, रीजनरेट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट? सो दैट्स वाई दीज रिसोर्सेज इफ दे गेट complete, if they get finished once, they cannot be regenerated. एक बार ख़त्म हुए तो वापस नहीं बन पाएंगे. These are called conventional resources. इन conventional resources ना हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, ओके? एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो हमने जो है न्यू उसके इनोवेशंस किए हैं, कई जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे जितने कि कन्वेंशनल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? मतलब कन्वेंशनल का यूज़ से ज़्यादा है, नॉन कन्वेंशनल जो है वो इनोवेट हो चुके हैं लेकिन उसका यूसेज इतना ज़्यादा नहीं है, ओके? जैसे आप देखो, मैंने अभी बोला कि सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ी बनी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ में कहाँ है, राइट? सो द थिंग इज़ कि हम तो अभी भी पेट्रोलियम का ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, तो मीन्स हम कन्वेंशनल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं. अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्स आते हैं वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एंड नॉन कन्वेंशनल में कौन से आते हैं वो भी हमें डिटेल में पढ़ने हैं. तो अगर कन्वेंशनल की बात करूँ तो उसमें आता है फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अदर देन दैट फायरवुड,
देन हाइडल पावर। ये कुछ हैं जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। एंड अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करूँ तो उसमें आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारी चीज़ें जो है न्यूली इन्वेंट हैं, लेकिन इनके इनोवेशंस का इनको पूरी तरह से बेनिफिट अब तक नहीं मिला है। So let's start with the first one, that is the conventional resources. Now see, conventional resources में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले fossil fuels की, तो fossil fuels क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जो एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं ये सारे आते हैं fossil fuels में। ओके अब ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं ये बनते कैसे हैं, तो ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉसल फ्यूल्स जो हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स, इनके जो डेड रिमेन्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में यानी कि अर्थ की लेयर्स में नीचे दब जाते हैं। एंड उसके ऊपर टेम्परेचर, अर्थ का प्रेशर, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं एंड उसमें से ये फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, राइट। लेकिन इन फॉसल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अब ये रीजनरेट होने में भी उतना ही टाइम लगाएंगे, तब तक दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ओके सो इसका यूसेज हमें कम करना है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज़ द फायरवुड। तो देखो फायरवुड जो है मतलब बोल सकते हैं इट्स अ वाइडली यूज रिसोर्स। लाइक मेनली आप गांव साइड में जाओ तो आपने वो सुना होगा क्या बोलते हैं, चूल्हा, राइट। उसमें पता है लकड़ी जो है वो रख के उसको जला के कुकिंग वगैरह की जाती है। तो वहाँ पे तो अगर देखा जाए तो कुकिंग एंड हीट जनरेशन के लिए 50% जितने लोग तो इसी का यूज़ करते हैं, फायरवुड का। ओके एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द कोल। तो कोल जो है इट इज़ एक्चुअली एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल तो है। एंड देखा जाए तो ये मोस्टली जो सेडिमेंट्री लेयर्स है ना, उसमें से सेडिमेंट्री रॉक में से जो है कोल जो है वो जनरेट होता है। कोल अगर हम बात करें तो अगेन जो है इसको भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सारे फर्न, स्वैम्प ये जो हैं नीचे ज़मीन में इकट्ठा होंगे, दैन उस पर अगेन टेम्परेचर, प्रेशर वर्क करेगा एंड देन उसमें से जो है सारी चीज़ें मतलब कोल जो है वो बनेगा। आपकी बुक में एक वर्ड दिया है फर्न्स। फर्न्स मीन्स जो प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, प्लांट्स जिनकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो प्लांट्स को बोलते हैं फर्न्स। ओके ये प्लांट्स जो हैं जब टूट के नीचे गिरते हैं, सर गल के जो हैं उसमें मिल जाते हैं एंड उसमें से कोल जनरेट होता है। अब कोल जो है अगर देखने जाएँ तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोल होते हैं। लाइक मेनली 4 टाइप के कोल्स हैं, लाइक एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये 4 मेन टाइप के कोल्स हैं जिसमें एंथ्रेसाइट कोल जो है वो बेस्ट क्वालिटी कोल माना जाता है, बिकॉज इसमें 90% कार्बन होता है। तो जिसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है दैट इज़ वी कैन से कंसिडर्ड एज द गुड क्वालिटी कोल। सो एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है। अदर देन दैट कोल का यूसेज कहाँ है, तो देखो कोल जो है आयरन एंड स्टील कंपनीज़ में ना हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करनी पड़ती है एंड कोल इज़ द बेस्ट रिसोर्स टू जनरेट वी कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो आयरन एंड स्टील कंपनीज़ में, रेलवेज़ में, इन जगहों पे कोल का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है। अदर देन दैट कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है जिसे बोलते हैं थर्मल पावर। तो एक तरह से कोल का यूसेज यहाँ पे भी है। कोल जो है सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व्स अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में रशिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स अवेलेबल हैं। ओके एंड उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत कोल अवेलेबल है, लाइक यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, दैन पोलैंड, दैन यूके, जर्मनी। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ कोल के टोटल रिजर्व्स की, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना कोल अवेलेबल है, तो दैट इज़ 160 बिलियन मैट्रिक टन्स। बहुत ज़्यादा हो गया। ओके 160 बिलियंस में जा रहा है, इतने मैट्रिक टन्स हमारे पास टोटल कोल की अवेलेबिलिटी है। और इस पूरे टोटल कोल में से 80% जितना कोल रिजर्व जो है ना वो आपको ज़्यादातर दामोदर वैली जो है ना, दामोदर रिवर वैली, उस साइड में जो है इसकी 80% क्वांटिटी तो वहीं पे अवेलेबल है।
बाकी का जो बचा कुचा है वो मेनली देखा जाए तो कुछ और अलग अलग रीजन्स में है, लेकिन मेनली यहाँ पे 80% कोल यहीं पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेन कोल माइनिंग एरियाज़ की अगर बात करें जहाँ से कोल माइनिंग करके जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो दैट इज़ ज़ारिया, दानबाद, देन बोकारो, देन रानीगंज, गिरिडीह। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मेनली कोल माइनिंग एरियाज़ मानी जाती हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये तो बात हुई कोल की। कोल के साथ साथ हमने एक और चीज़ देखी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच वी आर यूजिंग इन एक्सटेंट, वी कैन से कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी आर यूजिंग दिस, राइट। सो this resource is actually found from the layers of sedimentary rocks and these are actually drilled offshore areas जो होती हैं या coastal areas, यानी सी के अंदर वाली एरियाज़ जो होती हैं ना उसको बोलते हैं offshore areas। तो उन एरियाज़ में जो है वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें जो है बोल सकते हैं डिग आउट करके वहाँ से जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब ये पेट्रोल डायरेक्टली नहीं एक्सट्रैक्ट होता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, देन उसको भेजा जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस में। रिफाइनिंग प्रोसेस करते टाइम उसमें से अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो उसमें से एक्सट्रैक्ट होती हैं। क्रूड ऑयल में से ये अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सारे इतने सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। अब बात आती है कि पेट्रोलियम रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ अवेलेबल हैं। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है उसका अगर मैं बात करूँ उसका 2/3 पार्ट, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स का 2/3 यानी 75% पार्ट जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल है। और मेन अगर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आपने कई बार सुना होगा सऊदी अरेबिया, राइट। सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हुआ, कुवैत हुआ, इराक, देन यूएई, बहरीन, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, वेनेजुएला, देन रशिया, चाइना, लिबिया, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। इंडिया में भी हैं लेकिन कम क्वांटिटी में है। इंडिया में अगर आपको बात की जाए तो ज़्यादातर इंडिया में दिग्बोई, आसाम का एक रीजन है, वहाँ पे अवेलेबल है, देन बॉम्बे हाई इन मुंबई, देन गुजरात के कुछ पार्ट्स में, और ज़्यादातर कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टास के वहाँ पे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ईजीली अवेलेबल हैं। पेट्रोलियम जो है इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, पेट्रोलियम को ना ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। अब आप सोचो कि गोल्ड, बिकॉज गोल्ड बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, दैट यू नो, राइट। उसी तरह से पेट्रोल जो है वो महंगा तो है, बट पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने में यानी माइनिंग करके पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करना इज़ एक्चुअली अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसीलिए पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। दैट कैन बी आस्क्ड टू यू इन 1 और 2 मार्क कि पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं वैल्यूएबल एंड एक्सपेंसिव होता है, दैट्स वाई। Okay, so this was about the petrol which we are using in a very great extent, or we can say in a extensively we are using it. Okay, now let's move to the next, that is the natural gas. Natural gas is actually a mixture of hydrocarbons which are consisting mainly of methane gas. Okay, now if I talk about this, इट मे अकर विथ पेट्रोलियम। कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोलियम के साथ जो है नेचुरल गैस अवेलेबल होती है, यानी उसके साथ एक्सट्रैक्ट होती है, या फिर कई बार अलग से भी एक्सट्रैक्ट होती है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही जो है उसका एक कंपोनेंट है। अदर देन दैट मेनली नेचुरल गैस जो है वो 2 ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह यूज़ होती है, लाइक एलपीजी एंड सीएनजी, आपने नाम सुना होगा। एलपीजी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर में हमारे सिलेंडर वगैरह आते हैं उसमें एलपीजी ही होती है।
And next one is CNG, compressed natural gas. This is actually used in many things like mainly automobiles वगैरह में जो है CNG गैस ज़्यादातर यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल। बहुत सारी जो है गाड़ियाँ हैं लाइक मारुति सुजुकी की है, फिर Hyundai की जो गाड़ियाँ हैं लाइक वैगनर आपने सुना होगा, ऑरा अभी न्यू आई है। ये कुछ ऐसी कार्स हैं जिनमें CNG गैस जो है वो यूज़ की जाती है। जो ये गैस है नेचुरल गैस, इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंट्री अगर बात करूँ तो दैट इज़ यूएसए। यूएसए इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस। वहाँ पे यूसेज भी इसका सबसे ज़्यादा होता है एंड प्लस वहाँ पे प्रोडक्शन भी नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा होता है। बाकी के और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स की बात करें जहाँ पे नेचुरल गैस अवेलेबल होती है तो दे आर लाइक मैक्सिको, देन नेदरलैंड, रशिया, ईरान, देन रोमानिया, जर्मनी। ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे इन जगहों पे भी नेचुरल गैस अवेलेबल होता है। एंड इफ़ बात करें इंडिया की तो इंडिया में जो हमारे ऑफ शोर्स रीजन्स हैं, ऑफ शोर रीजन्स लाइक जहाँ पे ऑयल फील्ड्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पे नेचुरल गैस अवेलेबल होती है लाइक गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा। ये कुछ ऐसी एरियाज़ हैं, इन जगहों पे भी जो है नेचुरल गैस जो है उसके रिजर्व्स हैं। Some reserves of natural gas are also found in Rajasthan and Tripura also. Okay, so this was about the natural gas, जिसमें मेनली हमने यही देखा कि ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसमें मेनली मीथेन गैस सबसे ज़्यादा होती है। इसकी दो टाइप के हमने गैसेस देखी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG, एंड उसके यूसेज हमने देखे प्लस वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द हाइडल पावर। सी हाइडल पावर इज़ एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट की जाती है उस पावर प्लांट को बोलते हैं हाइडल पावर प्लांट। अब बात आती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सी द वर्ड हाइड्रो, दिस मीन्स वाटर, यानी पानी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बात आती है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती होगी। तो जो फ्लोइंग वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर की फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा वो कैसे। सी, रिवर्स को या तो रिवर्स के पास में डैम्स बना दिए जाते हैं या फिर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से, एंड वहाँ से वाटर फ्लो जो है इस तरह से करते हैं कि वहाँ से पाइप्स लगाते हैं या इस तरह से सेट करते हैं कि वहाँ से वाटर जो है वो फॉल हो सके। जब वाटर फॉल होगा तो वो एक फोर्स के साथ आएगा, राइट, एंड यही वाटरफॉल जो है जो फोर्स के साथ आ रहा है उसके पास में ही कनेक्ट किया जाता है पाइप। उस पाइप के थ्रू पानी जो है जाता है पास में जहाँ टरबाइन ब्लेड लगे हुए हैं। इस तरह से अरेंजमेंट होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होगे कि अरेंजमेंट किस तरह से है। उन पाइप्स के थ्रू ये जो फ्लोइंग वाटर है वो आएगा एंड उसी फोर्स के साथ ये जाएगा उस टरबाइन ब्लेड्स तक। वाटर की फोर्स की वजह से वो टरबाइन ब्लेड्स जो हैं वो क्या होंगी, घूमेंगी। जब वो घूमेंगी तो उसके साथ जो है ऊपर की तरफ एक मोटर जैसा कनेक्ट किया हुआ होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड इसे ही कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे जनरेट होती है मैंने आपको शॉर्ट में इसका प्रोसेस बताया है। इफ़ यू वांट तो मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो साइट में सेंड कर दूंगी जिसमें आप पूरा देख सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही है, पूरा प्रोसेस उसमें आपको दिखाया है। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेथड है ये वर्ल्ड के जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूसेज है उसका 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। मींस इस मेथड से 1/4 जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस मेथड से जनरेट की जाती है। मतलब इसका यूसेज तो काफ़ी अच्छा है, राइट। अब हाइडल पावर जो है इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो दे आर लाइक पैराग्वे, देन नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना।
ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो है आपने पहले भी देखा है एसएसटी में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स क्या, जो अलग अलग पर्पसेस जो है एक ही चीज़ जो है बोल सकते हैं सर्व कर सके। लाइक अगर मैं डैम बनवाती हूँ तो डैम से एक तो फॉलिंग वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, डैम के थ्रू जो है फ्लड कंट्रोल होता है क्योंकि रिवर का एक्सेसिव वाटर जो होगा वो डैम जो है उसमें चला जाएगा। अदर देन दैट डैम के थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। तो बहुत सारे जो है उसके यूजर्स हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम इंडिया में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं। अब कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक लाइक बकरा नानगल प्रोजेक्ट, देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुद प्रोजेक्ट, देन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, चंबाल कोसी। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस सर्व कर पा रहे हैं एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पा रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर जिसको हम कहते हैं। Here we have completed all the conventional resources. Now we need to learn about the non-conventional resources जिनका usage ज़्यादा नहीं है but in future ज़्यादा हो जाएगा. Now see, to understand the different types of non-conventional resources, we will watch one video in which you can see the pictures and all the things that how these types of energies are generated, how these different non-conventional sources are helpful to us. Okay, so let's watch the video first. Non-conventional resources. Solar energy. Solar energy is energy directly from the sun. This energy drives the climate and weather and supports virtually all life on Earth. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. Wind energy. Wind is a renewable source of energy. It is inexhaustible. Since olden days, windmills are used for grinding grains and lifting water. Nowadays, high-speed winds rotate windmills and generate power which is used for various purposes. Nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Geothermal energy. The energy that exists in the form of heat inside the earth is geothermal energy. In some regions, magma moves upwards and gets collected at some depth below the surface of the earth. These places, known as hot spots, are the sources of geothermal energy. The underground water coming in contact with these hot spots boils and turns into steam. Since this steam is trapped between rocks, its pressure increases. This steam is extracted by linking pipes through holes drilled up to hot spots. This steam turns the turbines of electric generator and produces electrical energy. In India, geothermal energy is available in Madhya Pradesh. Geothermal power plants are operated in New Zealand and America. Gas. In the absence of air, a suspension of plant and animal material in water decomposes to give methane and carbon dioxide. This mixture of gases is known as
Biogas. Biogas contains methane, carbon dioxide, hydrogen, hydrogen sulfide, etc. It burns without smoke and produces large amount of heat. The slurry left in the biogas plant is rich in nitrogenous and phosphorus compounds. So students, as you have seen in the video that there are different types of non-conventional energy sources like solar energy, wind energy, nuclear energy, geothermal energy, biogas. So all these types of energies are actually we can say कि non-polluting एनर्जी सोर्सेज, जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, सेफ भी है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइप ऑफ मेथड. इकोनॉमिकल सोर्सेज भी ये हैं, राइट. सो we should try to increase the usage of these non-conventional sources instead of using the conventional resources because we know that कि उसमें जो है पॉल्यूशन भी ज़्यादा है एंड प्लस उसकी लिमिटेड क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, जबकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी ये तो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, राइट. सो we need to increase the usage of these kind of energies. Other than that, the important thing which we need to understand by this chapter that these energy resources भले ही abundant quantity में available हैं, लेकिन इसको generate करना is again a little bit difficult task, right. solar energy तो panels वगैरह लगाना, panels बनाना, solar cells में उसको trap करना, इट्स अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट. देन न्यूक्लियर एनर्जी तो उसमें तो आपने देखा कि जो है वो यूरेनियम एंड थोरियम उसका डिसइंटीग्रेशन किया जाता है एंड देन उसमें से जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है. अगेन इट्स अ रिस्की एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ टास्क, राइट. तो इन एनर्जीज़ को भी हमें यूज़ करना है, लेकिन बेस्ट वे में यूज़ करना है, इकोनॉमिकल वे में यूज़ करना है, ना कि वेस्ट करना है, बिकॉज इसको जनरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, राइट. भले अबंडेंट क्वांटिटी में है बट जनरेट करने में मेहनत तो लग रही है. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज एंड टू यूज़ दैम जुडिशियसली. घर में लाइट जल रही है, बेवजह वेस्ट हो रही है, जस्ट स्विच ऑफ. अगर आप वहाँ नहीं बैठे हो तो ज़्यादातर पर्सनल व्हीकल्स ना यूज़ करके टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना हो सके जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, बिकॉज मास अगर एक में आ जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग अगर एक ही व्हीकल में जाएंगे तो बहुत सारी व्हीकल्स का पेट्रोल बचेगा. सो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे आपने देखे होंगे डे टू डे लाइफ में कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है. सो वी एज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड ट्राई टू कंजर्व द energy sources. So here we have completed our chapter. I hope the whole chapter is clear to you. Thank you.